हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे। एंड मैं अनीता, आपका अनीता एजुकेशन चैनल में स्वागत करती हूँ। मैं आपको यहाँ पे करवाती हूँ रीट, सीटेट, यूपी टेट के जितने भी प्रश्न पत्र हमारे पुराने आए हुए हैं वो। तो मैंने आपको अब तक करवा दिया है जो रीट लेवल सेकंड का है हिंदी का, जिसके 15 प्रश्न करवा दिए। इसके अलावा मैंने आपको साइकोलॉजी का जो 30 क्वेश्चन है वो करवा दीजिए। अब जाके मेरे यूट्यूब चैनल अनीता एजुकेशन के नाम से है, उसको आप चाहो तो सब्सक्राइब कीजिए एंड जाके प्रश्न पत्र को देखिए। एंड इसके अलावा जो है मैं यहाँ पर आपको पढ़ाने वाली हूँ जो हमारी आरबीएससी एंड एनसीईआरटी की जो बुक्स है वो जो है उनको मैं आपको यहाँ पर पढ़ाने वाली हूँ कि हमारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके अंदर प्रश्न किस तरीके से आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के प्रश्न। और आज मैं करवाने वाली हूँ कि गद्यांश जो होता है ना उसको किस तरीके से सॉल्व करें ताकि हमारा कोई भी प्रश्न उसके अंदर गलत ना हो। 46 नंबर क्वेश्चन है, एक बालक जरूरत से ज़्यादा अपने आप को असमर्थ समझ रहा है। असमर्थ समझ रहा है वो, और मतलब उसको ऐसा लग रहा है कि भाई मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। वो हीन भावना ग्रंथि से पीड़ित है, उसके अंदर हीन भावना आ गई एक तरीके से। ठीक है, हीन भावना ग्रंथि से वो पीड़ित है। एंड आत्मविश्वास खो बैठा है वो अपना, उसमें उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। एक शिक्षक होने के नाते आप उसका उपचार कैसे करेंगे? ए, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, बी, दंड देकर, सी, परिवार को सूचना देकर, और डी, मित्रों के साथ घूमने की प्रेरणा देकर। तो विद्यालय के अंदर मतलब एक टीचर को उसको उपचार करना है, उसको समझना है कि उसकी प्रॉब्लम क्या है। तो सबसे पहले तो उसके साथ हम क्या करेंगे? सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करेंगे। तो इसका आंसर तो हो जाएगा सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार। दंड देकर नहीं होगा, दंड से तो और ज़्यादा बच्चा मतलब उसको और ज़्यादा हीन भावना होगी। परिवार को भी सूचना नहीं देंगे, हो सकता है कि परिवार के अंदर ही कोई दिक्कत चल रही हो, तो परिवार को सूचना भी हम इसके अंदर नहीं देंगे। एंड मित्रों के साथ घूमने की प्रेरणा नहीं देंगे। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए। क्वेश्चन नंबर 47 है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न का प्रकार है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न किस प्रकार का होता है। ए दे रखा है इसके अंदर आलोचनात्मक प्रश्न, बी, विश्लेषणात्मक प्रश्न, सी, मिलान प्रश्न, और डी, व्याख्यात्मक प्रश्न। तो आलोचनात्मक प्रश्न क्या होते हैं? जिसके अंदर आलोचना की जाती है, और आलोचना करने के लिए लिखित प्रश्न हो या मौखिक हमें उत्तर देना हो तो हमें कुछ बोलना पड़ेगा, तो वस्तुनिष्ठ नहीं होगा। वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो होते हैं ना वो बहुत, उसका आंसर क्या होता है ना, लिमिटेशन में होता है, मतलब बहुत लिमिट में होता है। मतलब अ ब स द वाले जैसे प्रश्न होते हैं वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं। मिलान करने वाले जो प्रश्न होते हैं वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं। और रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले जो प्रश्न होते हैं वो कैसे होते हैं? वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं। एंड ठीक है, और एक मिलान वाली जो प्रश्न है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मिलान वाले प्रश्न। तो इसका आंसर हो गया हमारा सी। प्रश्न नंबर 48, मौन पठन का लाभ है। ए, उच्चारण अभ्यास से तो अवसर मिलना, बी, स्वाध्याय की प्रवृत्ति विकसित होती है, सी, पठन की शुद्धता का संवर्धन होता है, और डी, एकाग्रचित्त होकर ध्वनियों का उच्चारण करना। ठीक है, तो देखिए उच्चारण आएगा नहीं। मौन पठन क्या होता है? मन ही मन के अंदर पढ़ना, आत्मसात करना। ठीक है, किसी चीज़ को आत्मसात करना, अच्छे से याद करना। ठीक है, तो इसके अंदर ये तो आएगा नहीं कि उच्चारण करना, तो इसके अंदर ये आएगा नहीं अपना। ठीक है, उच्चारण बिल्कुल नहीं आएगा इसके अंदर, उच्चारण की बात बिल्कुल नहीं होगी। उच्चारण के अंदर बोलना पड़ेगा, और बोलना हमें यानी मौन पठन का लाभ है। स्वाध्याय की प्रवृत्ति विकसित होना, ये हो सकता है। पठन की शुद्धता का संवर्धन होना, मतलब पढ़ने में हमें शुद्धता का संवर्धन। तो पढ़ने में शुद्धता का संवर्धन कब होगा? जब उसका चीज़ का उच्चारण करेंगे, और उच्चारण यहाँ पे कर नहीं रहे, हम सिर्फ मौन पठन कर रहे हैं, तो इसमें ये नहीं आएगा। एकाग्रचित होकर ध्वनियों का शुद्ध उच्चारण क्यों होगा? शुद्ध उच्चारण के लिए तो बोलना पड़ेगा हमें, तो ये भी इसका आंसर नहीं आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्वाध्याय की प्रवृत्ति विकसित होना है। खुद अध्ययन करने की जो प्रवृत्ति होती है वो मौन पठन से हमारी क्या होती है? विकसित होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। प्रश्न नंबर 49 है, एक अच्छे मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। ठीक है, क्या नहीं है? वैधता, बी, वस्तुनिष्ठता, सी, आत्मनिष्ठता, और डी, व्यापकता। तो देखो वेदता का मतलब क्या होता है? वेदता मतलब होता है कि आपने जो भी प्रश्न पत्र बनाया, मूल्यांकन कब करेंगे? हम प्रश्न पत्र बना के करेंगे। ठीक है, मूल्यांकन, तो मूल्यांकन की विशेषता पूछ रहा है यहाँ पर। तो हम सोच रहे थे कि हमने प्रश्न पत्र बनाया, तो वेदता मतलब होता है कि जो हमने प्रश्न पत्र बनाया उसके अंदर हमने जो उद्देश्य निर्धारित करे। उद्देश्य क्या निर्धारित किए कि मैंने मान लीजिए इतने तो क्या बोलते हैं
बच्चों के मार्क्स जो इतने आने चाहिए लगभग, और जो भी हमारे उद्देश्य है कि मेरा प्रश्न पत्र अच्छा होना चाहिए, एक अच्छे लेवल का होना चाहिए। तो उद्देश्य जो है, उद्देश्य मतलब कि उद्देश्य जो है हमने निर्धारित करें, उसके अंदर जो भी हमारे उद्देश्य उनकी पूर्ति हो जाए, तो वेदता वो होती है। बी होती है वस्तुनिष्ठता। वस्तुनिष्ठता का मतलब होता है कि कोई भी प्रश्न है ना, उसका उत्तर एक होना चाहिए, एक होना चाहिए। जैसे मान लीजिए ये 40 नंबर वाला ही प्रश्न हम देख लेते हैं, तो इसके अंदर अगर इसका आंसर दो होंगे ना, कि ए बी और बी भी हो सकता है, या सी बी डी बी, इनमें से कोई भी हो सकता है, तो वो वस्तुनिष्ठ नहीं होगा। इसका आंसर जैसे अगर बी है या डी है या सी है, इनमें किसी में से एक है, तो ये वस्तुनिष्ठ होगा। तो वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए, ठीक है, मूल्यांकन प्रश्नों का निर्माण करते समय। आत्मनिष्ठता और व्यापकता। व्यापकता मतलब क्या होता है कि जो प्रश्न पत्र का निर्माण है वो पूरे सिलेबस को लेके बनाया गया है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने 5 चैप्टर तो छोड़ दिए और सिर्फ एक चैप्टर को लेकर आपने सभी प्रश्नों का निर्माण कर दिया। तो व्यापकता जो है वो अच्छे मूल्यांकन की विशेषता होती है। तो इसमें से ए बी होती है, बी बी होती है एंड सी बी होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी। अब आता है हमारा प्रश्न नंबर 50। प्रश्न नंबर 50 दे रखा है कि रचना शिक्षण का उद्देश्य है, कि रचना शिक्षण का उद्देश्य क्या है? साहित्य सृजन की प्रेरणा देना, क्रमबद्धता बनाना, सुसंबद्धता बनाना, या व्याकरण रम्मत कार्य करना। तो देखो, रचना शिक्षण की जो मतलब रचना मतलब कुछ क्रिएटिविटी हमें दिखानी है उसके अंदर। क्या दिखानी है? क्रिएटिविटी दिखानी है। तो साहित्य सृजन, देखो यहाँ पर सृजन आ गया। सृजन मतलब ये क्या होता है? सृजन मतलब क्या होता है? कुछ रचनात्मक कार्य करना। तो इसका आंसर ही ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया हमारा। एंड गाइस, जिस चीज़ का हमें इंतज़ार था कि गद्यांश हम किस तरीके से सॉल्व करें, तो वो आ गया है। इसके अंदर देखो दे रखा है कि 51 से 55 तक इसके क्वेश्चंस इसके अंदर सॉल्व करने हैं हमें। एंड इसको ध्यान से सबसे पहले तो हमें पढ़ना है, और इसके अंदर जो भी मेन पॉइंट है ना, उनको अंडरलाइन कर लेना है सबसे पहले तो हमें, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको ध्यान से पढ़ेंगे, और जो भी इसके अंदर मेन जो भी पॉइंट आते हैं उनको हम, या शब्द जो भी आते हैं, वर्ड जो भी आते हैं, उनको हमें सबसे पहले अंडरलाइन कर लेना है और देखना है कि उसका अर्थ क्या है। सबसे पहले तो देखो, गद्यांश करते टाइम हमें उसका अर्थ समझना बहुत ज़रूरी है। जिस जैसे भी हमें अर्थ आए थोड़ा बहुत, वो हमें क्या कर लेना है? समझ लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं कि स्वावलंबन सफलता की कुंजी है। स्वावलंबन क्या है? सफलता की कुंजी है। स्वावलंबन सफलता की कुंजी है। स्वावलंबन, तो स्वावलंबन मतलब क्या होता है? स्वावलंबन मतलब होता है कि खुद पर निर्भर रहना, स्वावलंबी बनना, किसी और पर निर्भर नहीं रहना, ठीक है। किसी और के लिए, किसी भी चीज़ के लिए खुद पर निर्भर रहना, पैसे हो सकता है, घर बार हो सकता है, किसी चीज़ को लेकर आपको सिर्फ खुद पर निर्भर रहना है, वो होता है स्वावलंबी व्यक्ति, ठीक है। स्वावलंबी व्यक्ति जीवन में यश और धन दोनों अर्जित करता है। क्या अर्जित करता है? यश और धन दोनों अर्जित करता है। उसकी प्रशंसा भी होती है, प्रसिद्धि भी मिलती है उसको, और धन तो उसको मिलता ही है, क्योंकि वो सीख जाता है चीज़ों को करना। दूसरे के सहारे जीने वाला व्यक्ति तिरस्कार का पात्र बनता है। किसका पात्र बनता है वो व्यक्ति? तिरस्कार का पात्र बनता है। निरंतर निरादर और तिरस्कार पाता हुआ अपने आप में हीन भावना से ग्रस्त होने लग जाता है। और मान लीजिए वो किसी पर डिपेंड है, तो जिस व्यक्ति पर डिपेंड है ना, वो उसको कभी ना कभी तो बोलेगा ही, ठीक है। आप कितना भी कुछ भी कर लीजिए, ठीक है, तो वो कभी ना कभी आपको बोल ही देगा कि तो कुछ नहीं करता है, मेरे टुकड़ों पे पलता है, कुछ भी बोल सकता है, ठीक है। बोलना अच्छा नहीं है, लेकिन ऐसे होता है रियल लाइफ में, तो ठीक है। तो हीन भावना से ग्रस्त होने लगता है। जीवन का ये तथ्य व्यक्ति के जीवन पर ही नहीं, वरन जाति और राष्ट्र पर भी लागू होता है। ये केवल एक व्यक्ति विशेष पर लागू नहीं होता है, ये हमारे पूरे किस पे लागू होता है? राष्ट्र पे लागू होता है, कि हमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए, स्वावलंबी बनना चाहिए। यही कारण है कि स्वाधीनता संघर्ष के दौरान गांधी जी ने देशवासियों में जातीय गौरव का भाव जगाने हेतु स्वावलंबन का संदेश दिया। गांधी जी ने हमें क्या दिया? स्वावलंबन का संदेश दिया कि स्वावलंबी बनो, खुद के देश में बनी हुई वस्तुओं जो है उनका ही उपयोग करें, इस तरीके से। चरखा आंदोलन और दांडी कूच इस दिशा में गांधी जी के बड़े प्रभावी कदम सिद्ध हुए। स्वावलंबन के मार्ग पर चलकर व्यक्ति जाति, समाज अथवा राष्ट्र में उत्कर्ष प्राप्त कर सकता है। देखो, उत्कर्ष मतलब क्या होता है? उन्नति की ओर चलना, मतलब ऊंचाइयों को छूना। उसका उत्कर्ष का मतलब होता है ऊंचाइयों को छूना। तो हम प्रश्न देख लेते हैं अब इसमें किस तरीके के हैं। प्रश्न नंबर 51
तिरस्कार शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है? इसमें इसने क्या पूछी है? संधि पूछी है कि इसके अंदर कौन सी संधि आई है। ठीक है, तो तिरस्कार में कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है? बंद कर देना उसको बंद कर देना। तो तिरस्कार शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है? यहाँ पर ये संधि पूछ रहा है। तो व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, यण संधि और गुण संधि। तो तिरस्कार जो शब्द है उसके अंदर हुई है। देखो इसका जो अगर अपन विच्छेद करते हैं तो इसका विच्छेद होता है तिर धन कार। ठीक है, तो ये कौन सी संधि के अंदर आ जाएगा? विसर्ग संधि के अंदर आ जाएगा। तो तिरस्कार जो शब्द है वो कौन से संधि का है? विसर्ग संधि का। और विसर्ग का क्या हो जाएगा? स हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 52 है, हीन भावना शब्द में कौन सा समास है? तो हीनता, देखो इसके अंदर शब्दों के अर्थ हमें सबसे ज़्यादा हिंदी में यही दिक्कत होती है कि शब्दों के अर्थ हमें आने चाहिए। ठीक है, तो हीन भावना, हीन क्या होता है? एक विशेषण शब्द होता है। मतलब किसी विशेषण शब्द क्या होते हैं? जो किसी की विशेषता बताते हैं। तो हीन भावना यानी कैसी भावना? हीनता से भावना, मतलब जो हीन भावना महसूस करते हैं वो हीन। हीन मतलब होता है विशेषण। तो जहाँ पर विशेषण विशेष्य आते हैं, आपको पता होगा जहाँ पर विशेषण विशेष्य आते हैं वहाँ पर कौन सा समास होता है? कर्मधारय समास होता है। जहाँ पर विशेषण विशेष्य, उपमान, उपमेय इनका भाव पाया जाता है वहाँ पर कौन सा समास होता है? कर्मधारय समास। तो यहाँ पर आपने देखा कि आपको एक शब्द का अर्थ, मतलब शब्दों के अर्थ हिंदी में आना बहुत ज़रूरी होता है। और ये शब्दों के अर्थ कैसे आते हैं? जब हम बार बार किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो वही हमें आने लग जाता है। बार बार आप चीज़ों को पढ़िए, बुक्स मतलब जो हिंदी की होती है, राजस्थान बोर्ड की जो बुक दे रखी है व्याकरण वाली 9वीं से 12वीं तक जो चलती है वो बुक पढ़िए आप, उसके अंदर बहुत शब्दों के अर्थ दे रखे हैं। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा हमारा कर्मधारय समास। अब प्रश्न नंबर 53 है, उत्कर्ष का सही विलोम है। सबसे पहले तो क्या करना है? हमें विलोम शब्द देखना है इसके अंदर कि इसका विलोम क्या होगा। विलोम मतलब क्या होता है? उल्टा। अपकर्ष, अपयश, अपकार और अवनति। तो अपयश क्या हो गया? यश का उल्टा हो गया अपयश। यश मतलब जो कुछ प्रसिद्धि वगैरह पा लेते हैं उसे यश, और जो उल्टा होता है उसका अपयश। अवनति, अवनति किसका होता है? अवनति यानी नीचे की ओर। उन्नति, उन्नति मतलब ऊपर की ओर कुछ उन्नति कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया ऊपर की ओर, मतलब कि हम उन्नति कर रहे हैं, और अवनति मतलब नीचे की ओर जा रहे हैं। अपकार, उपकार का हो गया अपकार। और उत्कर्ष, उत्कर्ष मतलब हो गया अपकर्ष। उत्कर्ष मतलब होता है ऊंचाइयों को छूना, और अपकर्ष मतलब होगा बिल्कुल नीचे गिर जाना। तो इसका आंसर तो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में आपने देखा कि हमें इनके अर्थ आने चाहिए तभी हम इनको अच्छे से कर सकते हैं। अब प्रश्न नंबर 54 देख लेते हैं। स्वावलंबी शब्द के लिए प्रयुक्त सही वाक्यांश है। स्वयं की इच्छा से सेवा करने वाला। तो सेवा करने की बात तो कहीं नहीं गई है, तो इसका ये तो होगा ही नहीं, तो ये काट देते हैं हम। स्मरण करने हो गया यानी कुछ चीज़ याद करनी है हमें, याद हमें करना ही नहीं है। और जो हर प्रकार से आत्मनिर्भर हो, हाँ ये इसका आंसर हो जाएगा। और बिना संकोच बोलने वाला, बिना संकोच बोलने वाले को तो निडर बोलते हैं या निसंकोची बोलते हैं अपन उसको। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 55 हमें दे रखा है कि इनमें से विदेशी शब्द बताइए। विदेशी शब्द, अगर आपको शब्दों को छांटना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी शब्द, ये शब्द जो है ना ये पढ़ने पड़ेंगे एक बार। ठीक है, तो तत्सम शब्दों की जो विशेषता है कि राष्ट्रीय जो शब्द है ना वो कैसा शब्द है? हमारा तत्सम शब्द है। कैसा शब्द है? तत्सम शब्द है ये। मतलब जिनके अंदर ये स्ट्र या ट के नीचे ये र, ये ऐसे शब्द आते हैं वो कैसे होते हैं? तत्सम शब्द होते हैं। फिर आता है व्यक्ति। व्यक्ति शब्द भी किसका है? संस्कृत का शब्द है, तो ये भी कौन सा हो गया? तत्सम शब्द हो गया। और निरंतर शब्द भी हमारा संस्कृत का शब्द है, तो ये भी तत्सम हो गया। और दौरान जो शब्द है ना वो कौन सी भाषा का है? फारसी भाषा का शब्द है। तो अगर जैसे आपको 3 शब्द आ गए, 3 के अर्थ आ गए, इन तीनों के अर्थ आ गए, ठीक है, तो आप चौथा अपने आप टिक करके वहाँ पे आ जाओगे। तो इस तरीके से इसका आंसर डी हो गया। अब हमारे आगे आता है एक और गद्यांश, इसको भी हम ध्यान से पढ़ेंगे और फिर उसके हिसाब से उत्तर देंगे।
आज के विज्ञान युग में प्रदूषण की समस्या एक बहुत चुनौती बनकर खड़ी हुई है। उद्योगों के विस्तार के साथ साथ प्रदूषण भी अधिक बढ़ा है। धरती का वायुमंडल इतना विषैला हो गया है कि किसी भी भीड़ भरे चौराहे पर सांस लेने में दिक्कत महसूस होने लगती है। प्रकृति में जब तक संतुलन बना हुआ था तब तक जल और वायु दोनों ही शुद्ध थे। उपयोगितावाद के हाथों प्राकृतिक साधनों का अंधाधुंध दोहन हुआ। परिणाम स्वरूप वातावरण में निरंतर प्रदूषण बढ़ा ही है। आज स्थिति ये हो गई है कि न केवल हवा बल्कि जल स्रोत भी दूषित हो गए। इतना ही नहीं, अब तो ध्वनि प्रदूषण के भी दुष्परिणाम सामने आने लगे। यदि हम अब भी नहीं संभलेंगे तो उसके विनाशकारी परिणाम शीघ्र सामने आएंगे। ठीक है, हमने पढ़ लिया इसको। अब हम इसके आंसर्स क्वेश्चंस देख लेते हैं। इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग शब्दों के असंगत है? हमें असंगत है मतलब कि क्या नहीं है, वो पुल्लिंग नहीं है, यानी स्त्रीलिंग होगा, क्योंकि हिंदी के अंदर देखो दो ही लिंग होते हैं। एक तो होता है पुल्लिंग, एक तो कौन सा होता है पुल्लिंग शब्द, पुल्लिंग, और दूसरा होता है स्त्रीलिंग। हिंदी में हमारे दो ही लिंग होते हैं और संस्कृत में 3 होते हैं। तो हम यहाँ पर हिंदी की बात करेंगे फिलहाल। तो हिंदी के अंदर कितने लिंग होते हैं? 3 लिंग होते हैं। तो इस तरीके से हमें देखना है कि इसके अंदर से स्त्रीलिंग कौन सा होगा। तो विनाश हो गया यानी किसका बोध करा रहा है? पुल्लिंग का करवा रहा है। तो ये तो क्या हो जाएगा हमारा? पुल्लिंग हो जाएगा कि विनाश हो गया। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? और बी है स्थिति। स्थिति क्या है? अच्छी है। तो अच्छी है, अच्छी है मतलब ये क्या हो जाएगा हमारा? अच्छी है मतलब क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा यहाँ पे। तो इसका आंसर यही आ जाएगा। वातावरण अच्छा है और परिणाम अच्छा है। हम इसमें लगा के देख लेंगे। अब प्रश्न नंबर 57 है, इनमें से हर शब्द वह शब्द बताइए जिसका वचन अथवा लिंग किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलता। तो हम बदल के देख लेंगे। वचन या लिंग, वचन में एक वचन, द्विवचन। ठीक है, द्विवचन हिंदी में, वचन भी हिंदी में 2 ही होते हैं। हिंदी में वचन कितने होते हैं? हिंदी में भी वचन कितने होते हैं? वचन होते हैं 2। हिंदी में वचन कितने होते हैं? 2 होते हैं। ठीक है, एक वचन, एक तो आता है अपना एक वचन, और एक होता है बहुवचन। बस 2 ही होते हैं। और लिंग भी हिंदी में कितने होते हैं? 2 ही होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो लिंग वचन और लिंग से नहीं बदलता। तो देखो आलसी, तो आलसी एक व्यक्ति को आलसी बोलेंगे, लेकिन आलसियों बहुत सारे व्यक्तियों को क्या बोलेंगे? आलसियों बोल सकते हैं। तो यानी कि ये लिंग वचन के अनुसार चेंज हो गया। बहुवचन में भी होता है आलसियों। लिपि एक लिपि और लिपियों बहुत सारी लिपि हो जाएगी। दीवार एक दीवार और दीवारों बहुत सारी दीवारें हो जाएगी। और जल का क्या जलो बन सकता है? नहीं बन सकता ना। तो इसका आंसर यही आ जाएगा, जल लिंग और वचन के अनुसार क्या नहीं होता है? चेंज नहीं होता है। प्रश्न नंबर 58 हम देख लेते हैं। इसके अंदर 58 नंबर प्रश्न है, उपयोगितावाद शब्द का सही अर्थ बताइए। मतलब उपयोगितावाद का सही अर्थ बताना है हमें। तो गद्यांश के अंदर से जो प्रश्न आते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर हमें गद्यांश की जो मूल भावना है उसको सोच कर ही, मतलब उसको समझ कर ही हमें क्या करना है? उस प्रश्न को हल करना है। तो वह सिद्धांत जिसमें किसी वस्तु की उपयोगिता बताई जाए, मौलिक उत्पत्ति का सिद्धांत, अधिक से अधिक लोगों को अधिक से अधिक हित साधन धर्म, तो उपयोग में लाने का भाव। तो यहाँ पर जो अर्थ होगा वो क्या होगा? उपयोग में लाने का भाव। प्रश्न नंबर 59, यदि हम अब भी नहीं संभलेंगे तो विनाशकारी परिणाम शीघ्र सामने आएंगे। वाक्य में कौन से काल प्रयुक्त हुआ है? आसन सामने आएंगे यानी कब आएंगे? भूतकाल में आएंगे, सॉरी भविष्य काल में आएंगे। भूतकाल तो जो बीत गया, ठीक है, भविष्य काल में आएंगे। तो इसमें से हम देखो काट देते हैं एक को। इसको काट दिया हमने और इसको काट दिया, क्योंकि संदिग्ध वर्तमान काल नहीं होगा और अज्ञात वर्तमान काल नहीं होगा। ठीक है, अब डी बचा संभाव्य भविष्यत काल। तो संभावना देखो इसमें दिख रही है कि आपको कहीं पर भी संभावना कि यदि हम अब भी नहीं संभलेंगे तो उसके विनाशकारी परिणाम शीघ्र सामने आएंगे, यानी डेफिनेटली सामने आएंगे। कोई संभावना नहीं है, तो इसको भी हमने काट दिया। आसन भूतकाल, तो गाइस इसके अंदर है ना, आसन भूतकाल भी बिल्कुल नहीं होगा इसका आंसर। इसमें होगा सामान्य भविष्यकाल, आसन नहीं होगा। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा? सामान्य भूतकाल, मतलब सामान्य रूप से बात कही गई है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सामान्य
सामान्य भूतकाल, ठीक है, सामान्य भूतकाल इसका आंसर होगा। एंड आसन भी नहीं होगा इसका आंसर, तो ये भी कट जाएगा। इसका हमें क्या मिला था? बोनस। हमें क्या मतलब इसका बोनस अंग मिला था। एंड प्रश्न लास्ट वाला देख लेते हैं हम, प्रश्न नंबर 60 कि सभी चौराहों पर बहुत भीड़ रहती है, वाक्य में रेखांकित शब्द का अर्थ बताइए। 4 मंजिलों का भवन, चारों तरफ देखने वाला, वो स्थान जहाँ 4 रास्ते मिलते हो, एकाधिक स्थान जहाँ 4 रास्ते मिलते हो। तो 4 मंजिलों का भवन तो नहीं होगा, चौराहा हम सब जानते हैं जहाँ क्या होते हैं, एक से अधिक रास्ते आकर मिलते हैं, मतलब 4 रास्ते आकर मिलते हैं, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। वो स्थान जहाँ 4 रास्ते मिलते हैं और एकाधिक स्थान जहाँ 4 रास्ते मिलते हो। तो देखो इसके अंदर चौराहा, हमें इस चीज़ को देखना है, यहाँ पर बहुवचन है, तो यहाँ पर भी हमें एकाधिक स्थान, एक स्थान नहीं, एकाधिक स्थान, तो इसका आंसर आ जाएगा ये। मतलब ये बहुवचन है तो इसमें ये भी क्या आ जाएगा? बहुवचन आ जाएगा, क्योंकि ये भी बहुवचन है। एकाधिक स्थान जहाँ 4 रास्ते मिलते हो, और वह स्थान जहाँ 4 रास्ते मिलते हो, मतलब एक की बात कही है इसमें, और इसमें बहुत सारों की बात की, तो ये बहुवचन हो गया, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। एंड थैंक यू देखने के लिए। और अब मैं आगे जो प्रश्न करवाऊँगी आपको, वो मैथमेटिक्स और साइंस के क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाली हूँ, और इसी तरीके से हमारे सारे पेपर धीरे धीरे करके सॉल्व हो जाएंगे। मैं रेगुलरली अब वीडियोस डालने वाली हूँ, रोज़ का एक वीडियो मैं डालूँगी आपको, और मॉर्निंग में 8 बजे लगभग। एंड चलिए, थैंक यू सो मच देखने के लिए, एंड बाय बाय, एंड टेक केयर। और घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए।